आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, आज हम गुप्तोत्तर काल की बात करेंगे। गुप्तोत्तर काल में हम बात करेंगे वर्धन वंश की, यानी गुप्त वंश के पतन के बाद जो वर्धन वंश है, इसका अन्य नाम है पुष्यभूति वंश। वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश ये उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली राजवंश था। गुप्तों के पतन के बाद उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली राजवंश था। पुष्यभूति वंश में भी हमें मुख्य रूप से हर्षवर्धन के बारे में अध्ययन करना है। मुख्य रूप से हमारा जो चैप्टर होगा वो हर्षवर्धन होगा। हर्षवर्धन की जो उपलब्धि हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। लेकिन इससे पहले हम एक तो ये जो आपका वर्धन वंश है, वर्धन वंश की जानकारी की स्रोत क्या है, वर्धन वंश का संस्थापक कौन था, वर्धन वंश का इसके बाद हम जैसे संस्थापक पुष्यभूति को माना जाता है। इसके बाद एक शासक का उल्लेख करेंगे, प्रभाकर वर्धन। एक शासक है प्रभाकर वर्धन जो हर्षवर्धन के पिता थे, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। और उसके बाद हमारा मुख्य चैप्टर होगा हर्षवर्धन। तो आइए सबसे पहले हम वर्धन वंश की जानकारी की जो स्रोत हैं उन पे बात करते हैं। उसके बाद बात करेंगे अपन प्रभाकर वर्धन की। प्रभाकर वर्धन के बाद हम बात करेंगे हर्षवर्धन की। तो हमारा जो चैप्टर है वो है वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश। इसे पुष्यभूति वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो वर्धन वंश अथवा पुष्यभूति वंश, वर्धन वंश अथवा पुष्यभूति वंश। एक तो इनका जो केंद्र था, इन्होंने अपना जो केंद्र बनाया, या इस वंश का मुख्य रूप से प्रभाव कहाँ पड़ेगा, थानेश्वर जो हरियाणा में है, थानेश्वर हरियाणा। यद्यपि हर्षवर्धन आगे चलकर थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज को राजधानी बनाएंगे, वो परिस्थितियां कैसी होंगी वो हम आगे चर्चा करेंगे। तो पुष्यभूति वंश में जैसे हम सबसे पहले बात करें, एक तो गुप्त वंश के पतन के पश्चात गुप्त वंश के पतन के पश्चात उत्तरी भारत का शक्तिशाली राजवंश। गुप्त वंश के पतन के पश्चात उत्तरी भारत का शक्तिशाली राजवंश कौन सा है, पुष्यभूति या वर्धन वंश। और इनका जो केंद्र था वो है थानेश्वर हरियाणा। जो वर्धन या पुष्यभूति वंश है इसका केंद्र बिंदु क्या है, थानेश्वर हरियाणा। इसके पश्चात देखिए, अब हम बात करते हैं जानकारी के स्रोत। पुष्यभूति वंश की जानकारी के कौन कौन से स्रोत हैं, देखिए। नंबर 1, बाणभट्ट का हर्षचरित। बाणभट्ट का हर्षचरित पुष्यभूति या वर्धन वंश के बारे में जानकारी देता है। इसके बाद नंबर 2, महायान बौद्ध ग्रंथ। महायान बौद्ध ग्रंथ आर्य मंजू श्री
मूलकल्प, आर्य मंजूश्री मूलकल्प, ये महायान बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। इसके बाद हर्षवर्धन के नाटक, स्वयं हर्षवर्धन जो शासक थे उन्होंने 3 नाटक लिखे थे, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका ये हर्षवर्धन के नाटक हैं। इसी प्रकार वंशखेड़ा ताम्रपत्र लेख और मधुबन ताम्रपत्र लेख, वंशखेड़ा ताम्रपत्र लेख नंबर 5, मधुबन ताम्रपत्र लेख, इनका संबंध कहाँ से है? यूपी से। इन दोनों का संबंध कहाँ से है? यूपी से। इसके बाद देखिए ऐहोल अभिलेख, तो देखिए दोस्तों, हम वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश का अध्ययन कर रहे हैं और थोड़ा सा वीडियो में मिस्टेक हो गया था, आप एक बार पुनः देख लीजिए, समझ लीजिए, बीच में ही कट गया था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी। तो गुप्त वंश के पतन के पश्चात उत्तरी भारत का शक्तिशाली राजवंश था। गुप्त वंश के पतन के बाद उत्तरी भारत का शक्तिशाली राजवंश है। इनका केंद्र क्या था? थानेश्वर, हरियाणा। हम वर्धन वंश की जानकारी के स्रोतों के बारे में यदि बात करें तो बाणभट्ट का हर्षचरित्र, महायान बौद्ध ग्रंथ आर्य मंजूश्री मूलकल्प, हर्षवर्धन के नाटक नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, वंशखेड़ा ताम्रपत्र लेख, मधुबन ताम्रपत्र लेख यूपी, ऐहोल अभिलेख, सोनीपत से प्राप्त मोहर, सोनीपत से प्राप्त मोहर, हेनसांग का विवरण, चीनी यात्री इत्सिंग का विवरण, हेनसांग, आरपी त्रिपाठी और आर्य मंजूश्री मूलकल्प ने इनको क्या बताया है? वैश्य बताया है। इनको क्या बताया है? वैश्य बताया है। देखिए दोस्तों, ये जानकारी के स्रोत हैं बाणभट्ट का हर्षचरित्र, महायान बौद्ध ग्रंथ आर्य मंजूश्री मूलकल्प, हर्षवर्धन के नाटक नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, वंशखेड़ा ताम्रपत्र लेख और मधुबन ताम्रपत्र लेख। इन दोनों का संबंध यूपी से है। ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? यूपी से। और वंशखेड़ा व मधुबन ताम्रपत्र लेख मुख्य रूप से, यदि वर्धन वंश की बात करें हम, वर्धन वंश में मुख्य रूप से इनका संबंध है हर्षवर्धन से। इनका संबंध किससे है? हर्षवर्धन से। ऐहोल अभिलेख, सोनीपत से प्राप्त मोहर, हेनसांग का विवरण, चीनी यात्री हेनसांग का विवरण, चीनी यात्री इत्सिंग का विवरण। तो ये जानकारी के कुछ स्रोत हैं जिनके माध्यम से हमें वर्धन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। हेनसांग, आरपी त्रिपाठी और आर्य मंजूश्री मूलकल्प। हेनसांग, आरपी त्रिपाठी और आर्य मंजूश्री मूलकल्प, ये इन्हें वैश्य बताते हैं। वर्धन वंश को इन्होंने क्या बताया है? वैश्य बताया है। हर्षचरित्र के अनुसार इस वंश का जो संस्थापक था पुष्यभूति, वो वैश्य जाति से था। बाणभट्ट की जो रचना है हर्षचरित्र, उसके अनुसार इस वंश का जो संस्थापक था पुष्यभूति, वो वैश्य जाति से था। वो कौन सी जाति से था? वैश्य थे। ये गुप्तों का सामंत था। ये गुप्तों का सामंत और भगवान शिव का भक्त था। गुप्तों का सामंत और भगवान शिव का भक्त। इस वंश का पहला प्रभावशाली शासक था प्रभाकर वर्धन। वर्धन वंश का पहला प्रभावशाली जो शासक था वो था प्रभाकर वर्धन। इनकी पत्नी का नाम था यशोमती। इनके 2 पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। पुत्री का नाम राज्यश्री, उपाधि महाराजाधिराज। लेकिन जो बाणभट्ट का हर्षचरित्र है उनमें इनकी और उपाधियां मिलती हैं। इनकी उपाधियां मिलती हैं, उन पे भी हम चर्चा करेंगे। एक बार पुनः देखिए, वर्धन वंश का प्रथम प्रभावशाली शासक था पत्नी यशोमती, पुत्र राज्यवर्धन व हर्षवर्धन, पुत्री राज्यश्री, उपाधि महाराजाधिराज। लेकिन हर्षचरित्र में इनकी उपाधियां मिलती हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण उपाधि है हूण हरिण केसरी। हूण हरिण केसरी, हूण रूपी हरिणों के लिए सिंह के समान।
हूण रूपी हरिणों के लिए सिंह के समान। गुजर प्रजागारो, गुजर प्रजागरो, गुजरों की नींद हराम करने वाला। सिंधु राज्यवरो, सिंधु राज्य के लिए ज्वर के समान। और चौथी जो इनकी उपाधि है यहाँ वो है प्रतापशिला। चौथी जो उपाधि है प्रतापशिला। तो इस वंश का पहला प्रभावशाली शासक यदि पूछा जाता है तो कौन होगा? प्रभाकर वर्धन। तो हूण हरिण केसरी महत्वपूर्ण उपाधि है इनकी। गुर्जर प्रजागरो, सिंधु राज्यवरो, और इनकी वैसे उपाधि मिलती है महाराजाधिराज। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद जो भी गतिविधियां हैं उनकी चर्चा करते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, तो जो प्रभाकर वर्धन है, इनके समय हूणों ने पश्चिमी क्षेत्र से आक्रमण कर दिया था। तो हूणों का मुकाबला करने के लिए, चूँकि प्रभाकर वर्धन इस समय वृद्धावस्था में था, इसलिए अपने दोनों पुत्रों को हूणों के विरुद्ध भेजा था। लेकिन इसी समय ये बीमारी से ग्रस्त हो गए और सुसेन, मुख्य रूप से सुसेन नामक जो वैद्य थे वो इनका इलाज कर रहे थे। अब इनके पास से सूचना भेजी जाती है दोनों भाइयों के पास कि आपके पिता की तबीयत ज़्यादा खराब है, वो बीमार हैं। इसीलिए हर्षवर्धन तुरंत लौट आता है और इनके पिता का देहांत हो जाता है। और इनकी जो पत्नी थी, यानी हर्षवर्धन की जो माता थी यशोमती, उन्होंने चिता में कूदकर आत्महत्या कर ली थी, यानी वो सती हो गई थी। उसके बाद राज्यवर्धन को बुलाया जाता है, लेकिन राज्यवर्धन ने कहा कि मैं गद्दी प्राप्त करना नहीं चाहता। हर्षवर्धन से इन्होंने कहा कि आप गद्दी प्राप्त करें, मैं संन्यास ग्रहण करना चाहता हूं। लेकिन इसी समय एक घटना घटित होती है। इनकी बहन थी जिनका नाम था राज्यश्री, राज्यश्री को कैद कर लिया जाता है और इनके पति की हत्या कर दी जाती है। तो इनसे संबंधित कुछ 2-4 लाइनें और हैं, इनका अध्ययन करते हैं। फिर अपना जो मुख्य पार्ट होगा वो होगा हर्षवर्धन। मुख्य टॉपिक कौन सा होगा? हर्षवर्धन। तो आइए 2-4 जो बिंदु हैं उनका भी हम अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, हूणों ने पश्चिमी सीमा पर आक्रमण कर दिया। इस समय ये वृद्धावस्था में थे। इस समय ये वृद्धावस्था में थे। हर्षचरित के अनुसार इन्होंने हूणों के विरुद्ध राज्यवर्धन व हर्षवर्धन को भेजा। हर्षचरित के अनुसार हूणों के विरुद्ध राज्यवर्धन व हर्षवर्धन को भेजा। प्रभाकर वर्धन बीमार पड़ जाते हैं। प्रभाकर वर्धन बीमार पड़ गए। ये बीमार पड़ गए। यद्यपि सुसेन और रसायन इनका इलाज कर रहे थे, ध्यान रखना है, सुसेन व रसायन इनका इलाज कर रहे थे। ये चिकित्सक हैं, सुसेन व रसायन, इनका इलाज कर रहे थे। यानी दोनों भाई हूणों के विरुद्ध गए हुए हैं, ये बीमार पड़ जाते हैं, सुसेन और रसायन इनका इलाज कर रहे थे। इसीलिए कुरंगक नामक राजदूत, कुरंगक,
एक कुरंगक राजदूत था। इन्होंने हर्षवर्धन को इनकी पिता की बीमारी की सूचना दी। इन्होंने पिता की बीमारी की सूचना दी। हर्षवर्धन तुरंत लौट आया। हर्षवर्धन तुरंत लौट आया, लेकिन पिता की मृत्यु हो गई। और माता यशोमती सती हो गई। उनकी माता थी वो सती हो जाती है और इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। अब जो राज्यवर्धन थे, राज्यवर्धन को बुलाया जाता है। राज्यवर्धन को वापस बुलाया गया, क्योंकि कारण ये था राज्यवर्धन बड़े पुत्र थे। राज्यवर्धन बड़े पुत्र थे और जो हर्षवर्धन है वो इनके छोटे पुत्र थे। ये ध्यान रखना है, कुरंगक है, कुरंगक इसलिए बुलाया गया। लेकिन राज्यवर्धन ने हर्षवर्धन से गद्दी प्राप्त करने का आग्रह किया, तो इन्होंने हर्षवर्धन से गद्दी पर बैठने का आग्रह किया और स्वयं संन्यास धारण करने की इच्छा जताई। स्वयं ने संन्यास धारण करने की इच्छा जताई और उन्होंने हर्षवर्धन से कहा कि आप गद्दी को प्राप्त करें। लेकिन इसी समय मालवा का जो देवगुप्त था, इसी समय मालवा के देवगुप्त ने जिनकी बहन थी राज्यश्री के पति गृहवर्मा, इसका संबंध था कन्नौज। ये कन्नौज के मोखरी वंश का था, कन्नौज के मोखरी वंश का। गृहवर्मा की हत्या कर दी, गृहवर्मा की हत्या कर दी तथा राज्यश्री को कारागार में डाल दिया, राज्यश्री को कारागार में डाल दिया। अब ये सूचना पाकर के जो राज्यवर्धन है, राज्यवर्धन ने देवगुप्त पर आक्रमण किया और राज्यवर्धन के द्वारा देवगुप्त की हत्या कर दी गई। राज्यवर्धन द्वारा देवगुप्त की हत्या कर दी गई। अब देवगुप्त का मित्र था गौड़ नरेश शशांक, देवगुप्त का जो मित्र था गौड़ नरेश शशांक, शशांक ने राज्यवर्धन की धोखे से हत्या कर दी। धोखे से हत्या कर दी।
कुंतल नामक अश्वारोही, एक बार मैं नोट कर देता हूँ फिर आपको दोबारा समझा दूंगा। कुंतल नामक अश्वारोही ने राज्यवर्धन की मृत्यु का समाचार हर्षवर्धन को दिया। दोस्तों आप डिटेल से पढ़ने का प्रयास करें। अब कई विद्यार्थी कहते हैं कि आप केवल फैक्ट टू फैक्ट लिखवा दिया करो, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है फैक्ट, इतने जो फैक्ट हैं वो याद नहीं होते हैं, रटे नहीं जाते हैं। एक कहानी बेस के माध्यम से यदि हम उनको समझें तो क्लियर हो जाता है। आप साथ साथ इनके नोट्स बनाते रहिए, साथ साथ इनके नोट्स बनाते रहिए और आपको ये भविष्य में काम आएंगे। जैसे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हो आपको ये चीज़ें काम आएंगी, क्योंकि आज एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। आपको सबको पता है कि आज नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि कंप्लीट आपको इस प्रकार से पढ़ाया जाए ताकि आप उनके नोट्स बना लो। यदि आपको कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता न पड़े, मेरा प्रयास यही है, फिर भी कुछ थोड़ा बहुत रह जाता है आप अन्य किताबों में देख करके उसको साथ साथ नोट कर लिया करो। लेकिन जहाँ तक मेरा उद्देश्य है, मेरा यही उद्देश्य है, मैं आपको इस प्रकार का यहाँ बोर्ड पे कंप्लीट मैटर उपलब्ध करवाऊँ ताकि आप इससे साथ साथ नोट्स बना सकें और आपको ऐसा प्रतीत होगी जैसे हमने क्लास में ही नोट्स तैयार किए हैं, ऑफलाइन क्लास में जैसे नोट्स तैयार किए हैं। तो आप इन चीज़ों को आराम से समझिए, एक दो बार आप इनको पढ़िए, ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो दोबारा देख लीजिए एक बार, हम प्रभाकर वर्धन की बात कर रहे थे। हूणों ने इसके समय पश्चिमी सीमा पर आक्रमण कर दिया, यद्यपि उसके बाद हूणों का सफाया करेगा हर्षवर्धन। हूणों को पराजित कौन करेगा? हर्षवर्धन करेगा, पंजाब पर अधिकार कर लेगा। लेकिन प्रभाकर वर्धन की बात करें अपन, पश्चिमी सीमा पर आक्रमण कर दिया। इस समय ये वृद्धावस्था में थे। हर्षचरित के अनुसार हूणों के विरुद्ध राज्यवर्धन व हर्षवर्धन को भेजा, अपने दोनों पुत्रों को इसके विरुद्ध भेजता है और ये बीमार पड़ जाते हैं। यद्यपि इनकी बीमारी का इलाज कर रहे थे सुसेन और रसायन नामक जो वैद्य थे, चिकित्सक थे, ये इनका इलाज कर रहे थे, लेकिन फिर भी इनके पिता की बीमारी की वजह से मृत्यु होगी। कुरंगक नामक राजदूत पिता की बीमारी की सूचना देता है। हर्षवर्धन तो तुरंत लौट आता है, लेकिन राज्यवर्धन नहीं आता है। पिता की मृत्यु हो गई। उसके बाद माता यशोमती सती हो जाती है। राज्यवर्धन को वापस बुलाया गया। अब इसने हर्षवर्धन से गद्दी पर बैठने का आग्रह किया। राज्यवर्धन, यद्यपि बड़ा पुत्र कौन था राज्यवर्धन हर्षवर्धन से कहता कि गद्दी आप प्राप्त कर लीजिए, मैं संन्यास धारण करना चाहता हूँ। लेकिन इसी समय घटना घटित होती है। मालवा का एक शासक था जिसका नाम था देवगुप्त। मालवा का शासक कौन था? देवगुप्त। इन्होंने राज्यश्री के पति गृहवर्मा, जिनका संबंध था कन्नौज के मौखरी वंश थे, और ये जो था ये उत्तर गुप्तकालीन शासक था। देवगुप्त उत्तर गुप्तकालीन शासक था। गृहवर्मा की हत्या कर दी जाती है और राज्यश्री को कारागार में डाल दिया गया। अब राज्यवर्धन को इस बात का जब पता चला तो इन्होंने देवगुप्त की हत्या कर दी। लेकिन देवगुप्त का मित्र था गौड़ नरेश शशांक। देवगुप्त का मित्र कौन था? गौड़ नरेश शशांक। ये वही शशांक है जिसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। इसे बौद्ध धर्म का शत्रु कहा जाता है। तो इसने धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी। कुंतल नामक अश्वारोही ने राज्यवर्धन की मृत्यु का समाचार किसको दिया था? हर्षवर्धन को। तो अब सामान्य सी बात है, राज्यवर्धन की मृत्यु हो चुकी है, तो अगला जो शासक बनेगा वो कौन बनेगा? हर्षवर्धन। लेकिन शासक बनने से पूर्व हर्षवर्धन के सामने कितनी समस्याएं हैं, आप उन समस्याओं को देखिए। लेकिन इन समस्याओं के बावजूद उन्होंने अपने प्रशासन को इस प्रकार से संचालित किया कि चीनी यात्री जो इनके शासनकाल में भारत आएंगे वो इनकी प्रशंसा करते हैं, इनकी प्रशंसा करेंगे, वो हम आगे डिटेल से चर्चा करेंगे। तो इसके सामने, हर्षवर्धन के सामने जो समस्याएं, वो समस्याएं देखिए। पिता की मृत्यु हो चुकी है, माता सती हो चुकी है, और इनकी जो बहन थी उन्हें जेल में डाल दिया गया है। इनकी जो बहन थी राज्यश्री, उनके पति की हत्या हो चुकी है, इनके भाई की हत्या हो चुकी है। तो इनके सामने एक समस्याओं का एक पहाड़ बना हुआ है, एक
पहाड़ की समान समस्याएं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी प्रशासन या शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किया और एक महान शासक के रूप में इनका नाम लिया जाता है। तो अगला जो पार्ट होगा वो होगा हमारा हर्षवर्धन। पहले हर्षवर्धन के बारे में सामान्य परिचय और उसके बाद उसकी जो उपलब्धियां हैं। हेनसांग ने उनके समय यात्रा की थी, कन्नौज प्रयाग में वो सम्मेलन का आयोजन करते थे, उनका भी अध्ययन करेंगे। इनके समकालीन कौन कौन शासक थे, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए दोस्तों, हमारा मुख्य टॉपिक है हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन से संबंधित पहले सामान्य जो जानकारियां हैं वो देखिए एक बार। हर्षवर्धन, एक तो पिता का नाम प्रभाकर वर्धन, माता का नाम यशोमती, बहन का नाम राज्यश्री, इनका ममेरा भाई था भंडी। ममेरा भाई कौन था? भंडी। और महासेन गुप्त के दो पुत्र थे, कुमार गुप्त और माघव गुप्त। महासेन गुप्त के पुत्र माघव गुप्त। इन तीनों के साथ इनका बचपन व्यतीत हुआ था। हर्षवर्धन का जो बचपन है वो किन किन के साथ व्यतीत हुआ? ममेरा भाई भंडी, महासेन गुप्त के पुत्र कुमार गुप्त और माधव गुप्त। कुमार गुप्त और माधव गुप्त। इनकी जो उपाधि है, उपाधि शिलादित्य, जो हेनसांग के द्वारा दी गई है। हेनसांग ने इनको क्या कहा? शिलादित्य कहा। ये 16 वर्ष की आयु में शासक बनते हैं। आयु में शासक बने। अब इन्होंने जो गद्दी प्राप्त की थी, वो गद्दी प्राप्त की थी, इनका सेनापति था सिंहनाद। सिंहनाद के कहने पर गद्दी प्राप्त की थी। सिंहनाद के कहने पर गद्दी पर बैठे। अभी गद्दी पे तो बैठ गए, लेकिन गद्दी पर बैठने के पश्चात इनके सामने समस्याएं हैं। एक तो इनकी जो बहन है वो कारागार में पड़ी हुई थी, हमने बात की थी। इनकी जो बहन है कारागार में, तो कारागार से फरार हो जाती है और जंगलों में भटक रही थी। विंध्य पर्वत के आसपास से जंगलों में भटक रही थी और वो आत्महत्या करने के लिए तैयार थी। लेकिन एक बौद्ध भिक्षु था दिवाकर मित्र, ध्यान रखना है, बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र ने इनकी बहन का पता बताया था। ध्यान रखना है, नाम याद रखना है। बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम था दिवाकर मित्र। दिवाकर मित्र के द्वारा इनकी बहन का पता बताया गया और ऐसा उल्लेख मिलता है कि जब इनकी बहन चिता पर बैठने की तैयारी कर रही थी, उसी समय हर्षवर्धन पहुंच जाते हैं और उन्होंने अपनी बहन को बचाया था। तो प्रारंभ में इनकी राजधानी थी थानेश्वर। प्रारंभ में राजधानी क्या थी? थानेश्वर। लेकिन उसके पश्चात दिवाकर मित्र के कहने पर थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज को राजधानी बनाया, क्योंकि जो कन्नौज है
कन्नौज किसके नियंत्रण में होगा? अगर अपन सामान्य दृष्टिकोण से बात करें तो राज्यश्री के नियंत्रण में होगा, क्योंकि इनका जो पति था ग्रह वर्मा या ग्रह वर्मन, उसका संबंध कन्नौज से था। उसका संबंध कहाँ से था? कन्नौज से। तो इस प्रकार इन्होंने थानेश्वर के स्थान पर किसको राजधानी बनाया? कन्नौज को राजधानी बनाया। और इन्होंने अपनी बहन को बचाया था। और इनकी बहन के बारे में सूचना देने वाले कौन थे? दिवाकर मित्र ये बौद्ध भिक्षु थे, ने बहन के बारे में जानकारी दी। तो इन्होंने अपनी बहन को सती होने से बचाया या बहन की रक्षा की। और इसी दिवाकर मित्र के कहने पर हर्षवर्धन ने कन्नौज को राजधानी बनाया। कन्नौज को राजधानी बनाया। जबकि आप ध्यान रखेंगे प्रारंभ में इनकी राजधानी क्या थी? थानेश्वर। इसके बाद देखिए, अब हम बात करते हैं हर्षवर्धन के समकालीन कौन कौन शासक हैं। समकालीन शासक, अब इनके समकालीन कौन कौन है देखिए। नंबर 1 कामरूप असम, यहाँ के हैं भास्कर वर्मा या भास्कर वर्मन। कामरूप के कौन थे? भास्कर वर्मा या भास्कर वर्मन। नंबर 2 गौड़ नरेश शशांक, गौड़ नरेश शशांक। नंबर 3 गुजरात का शासक ध्रुवसेन सेकंड। गुजरात का शासक कौन था? ध्रुवसेन सेकंड। और पुलकेशियन द्वितीय, पुलकेशियन ये बादामी का चालुक्य था। ये कौन था? बादामी का चालुक्य। इसमें आप नोट कर लेना, ये मैत्रक वंश का था। कौन से वंश का है? मैत्रक वंश का। तो कामरूप का भास्कर वर्मा, गौड़ नरेश शशांक। गुजरात का शासक कौन था? ध्रुवसेन सेकंड। और पुलकेशिन द्वितीय, ये जो पुलकेशिन द्वितीय इन्हें नर्मदा नदी के तट पर पराजित करेगा, जिसकी जानकारी हमें रवि कीर्ति के ऐहोल अभिलेख से मिलेगी, वो आगे हम बात करेंगे। और इसके बाद यदि हम बात करें, इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ किया था, ध्रुवसेन सेकंड के साथ। ध्यान रखना है, अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ किया था। पुत्री का विवाह किसके साथ किया था? ध्रुवसेन सेकंड, जो मैत्रक वंश का था। इसके बाद देखिए, इन्होंने हूणों पर विजय प्राप्त की, यानी पंजाब के क्षेत्र में, पंजाब के क्षेत्र में हूणों पर विजय प्राप्त की। इसी प्रकार इसके जो दरबारी विद्वान हैं वो देखिए, दरबारी विद्वान नंबर 1 बाण भट्ट। बाण भट्ट की रचनाएं हैं कादंबरी और हर्षचरित।
कादम्बरी और हर्षसहित। नंबर 2 पे बात करें मयूर, इन्होंने लिखा मयूर शतक व सूर्य शतक। मयूर शतक व सूर्य शतक। नंबर 3 है दिवाकर। ये जो आपका हर्षसरित और कादम्बरी है, अगर हम कादम्बरी की बात करें, ये संस्कृत भाषा का सर्वश्रेष्ठ काव्य है। संस्कृत भाषा का सर्वश्रेष्ठ काव्य है। तो ये हर्षवर्धन है। हर्षवर्धन के बारे में जो जानकारी है, वो जानकारी के जो स्रोत कौन कौन से हैं उन पे भी हम चर्चा करेंगे। ये कुछ सामान्य जानकारियां हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हर्षवर्धन के बारे में। जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं, एक बार देख लीजिए इन्हें भी। जानकारी के स्रोत, नंबर 1 बंसखेड़ा ताम्रपत्र, ये 628 ईस्वी का है। शाहजहाँपुर यूपी। इसमें हर्ष के जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनके बारे में जानकारी मिलती है, और धोखे से जो राज्यवर्धन की हत्या की जाती है उसके बारे में जानकारी मिलती है, और नौसेना के बारे में जानकारी मिलती है। मुख्य रूप से नौसेना के बारे में जानकारी मिलती है। एक तो बंसखेड़ा ताम्रपत्र लेख हो गया, एक है मधुबन ताम्रपत्र लेख। मैंने पहले भी चर्चा की थी कि इनका मुख्य रूप से संबंध हर्षवर्धन से है। ये 631 ईस्वी का है। इसका संबंध भी कहाँ से है? यूपी से। और इन दोनों में हमें नौसेना का उल्लेख मिलता ही मिलता है, दोनों से नौसेना का उल्लेख मिलता है। इसके बाद नंबर 3 भिटोरा मृद भांड। मुद्रा भांड। भिटोरा मुद्रा भांड, ये फैजाबाद यूपी से मिला है। इसमें लिख लेते हैं फैजाबाद यूपी। और इस मुद्रा भांड में 284 मुद्राएं मिली हैं। 284 हर्षवर्धन की 284 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। इसी प्रकार नालंदा से प्राप्त मिट्टी की मुद्रा, नालंदा से प्राप्त मिट्टी की मुद्रा, नालंदा से मिट्टी की मुद्रा प्राप्त हुई है, जिस पर श्री हर्ष लिखा हुआ है। श्री हर्ष लिखा है। और इसमें हर्षवर्धन को माहेश्वर महाराजाधिराज सार्वभौम कहा गया है। माहेश्वर महाराजाधिराज और सार्वभौम कहा गया है। माहेश्वर महाराजाधिराज और सार्वभौम कहा गया है। माहेश्वर महाराजाधिराज और सार्वभौम कहा गया है। इसके बाद सोनीपत से प्राप्त मुद्रा, तांबे की मुद्रा मिली है। सोनीपत हरियाणा में है। सोनीपत से प्राप्त मुद्रा, और
यहाँ जो मुद्रा मिली है उस पर शिव पार्वती और नंदी का अंकन है। शिव पार्वती और नंदी का अंकन है। शिव पार्वती व नंदी का अंकन है और एक फर्रुखाबाद से प्राप्त सोने का सिक्का। फर्रुखाबाद से प्राप्त सोने का सिक्का। तो ये कुछ जानकारी के स्रोत हैं, आप ये भी ध्यान रखेंगे। मधुबन और बंसखेड़ा ये ज़रूर याद रखें क्योंकि ये एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं। राजतरंगी के अनुसार ये शैव मत के अनुयायी थे, ध्यान रखना है। राजतरंगिणी के अनुसार ये कौन से मत के अनुयायी थे? शैव मत के अनुयायी थे। इन्होंने संपूर्ण उत्तरी भारत को जीत लिया था। उत्तरी भारत को जीत लिया था। हर्षवर्धन ने संपूर्ण उत्तरी भारत को जीत लिया था। इसी प्रकार शशांक की मृत्यु के बाद बंगाल को अपने साम्राज्य में मिला लिया। मृत्यु के बाद बंगाल को साम्राज्य में मिलाया। इससे पहले हमने बात की हूणों को भी इन्होंने पराजित कर दिया था। पंजाब में हूणों को पराजित किया, लेकिन जो पुलकेशियन सेकंड था बादामी का चालुक्य, उन्होंने इन्हें नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था, जिसकी जानकारी हमें रवि कीर्ति के ऐहोल अभिलेख से मिलती है। जिसकी जानकारी रवि कीर्ति के ऐहोल अभिलेख से मिलती है। तो हम बात करें ऐहोल अभिलेख, ये ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और जो ऐहोल अभिलेख है वो किसका है? इसकी रचना किसने की थी? रवि कीर्ति ने। ऐहोल अभिलेख, इसके अनुसार हम बात करें पुलकेशियन सेकंड ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। ध्यान रखना है, जो बादामी का चालुक्य है इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, इनके समकालीन थे। इन्होंने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया। इसी प्रकार हर्षवर्धन ने गंजाम उड़ीसा पर विजय प्राप्त किया, अधिकार किया। गंजाम उड़ीसा पर अधिकार किया। गंजाम उड़ीसा पर अधिकार किया। और गंजाम का एक बौद्ध था जिसका नाम था जयसेन, उड़ीसा के जयसेन, इसका संबंध था बौद्ध धर्म से, को 80 गांव दान में दिए। 80 गांव इसे दान में दिए थे। तो गंजाम उड़ीसा पर भी अधिकार किया। और उड़ीसा के थे जयसेन, उड़ीसा के कौन थे? जयसेन। इनको 80 गांव इन्होंने दान में दिए। हर्षचरित में इनकी उपाधि मिलती है सकलो उत्तरापथनाथ। हर्षचरित में उपाधि मिलती है, या हर्षचरित में इन्हें क्या कहा गया है? हर्षचरित में ध्यान रखना है, हर्षचरित में क्या कहा गया इन्हें? सकलोत्तरनाथ पथ, सकलोत्तर
नाथ पथ, ये ध्यान रखना है। हर्षचरित्र में इन्हें क्या कहा गया है? हर्षवर्धन को सकलोत्तर नाथ पथ कहा गया है। अब इनके समकालीन जो कामरूप का शासक था वो था भास्कर वर्मा। भास्कर वर्मा ने हंसबेग नामक राजदूत को उपहार के साथ इनको भेजा था। तो जो भास्कर वर्मा है, भास्कर वर्मा ने उपहार के साथ में यानी कुछ उपहार दे करके किसके दरबार में भेजा? हर्षवर्धन के दरबार में भेजा। तो इनके समकालीन देखिए, जो कामरूप का शासक था भास्कर वर्मा, भास्कर वर्मा ने हंसबेग राजदूत को उपहारों के साथ हर्षवर्धन के दरबार में भेजा। दरबार में भेजा। इससे हम कह सकते हैं कि जो भास्कर वर्मन है वो हर्षवर्धन से एक तरीके से भयभीत था और इसीलिए हर्षवर्धन के दरबार में उपहार भेजते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि इस शशांक से डरता था, इसीलिए दरबार में राजदूत भेजा था। अब हर्षवर्धन ने इसके राजदूत से कहा कि आप हेनसांग को मेरे पास लेकर आओ, क्योंकि इस समय जो हेनसांग था वो भास्कर वर्मा के पास रुका हुआ था। तो ध्यान रखेंगे, हेनसांग इस समय भास्कर वर्मा के पास रुके हुए थे। तो जब हेनसांग के हर्षवर्धन के दरबार में हंसबेग नामक राजदूत को भेजा गया, तो हर्षवर्धन ने बदले में क्या कहा कि आप हेनसांग को मेरे दरबार में भेजिए, हेनसांग को आप अपने साथ लेकर आइए। तो बदले में भास्कर वर्मा ने कहा कि चीनी राजदूत के बदले मैं अपना सर देना पसंद करूंगा। तो भास्कर वर्मा ने कहा, भास्कर वर्मा ने क्या कहा था? चीनी मेहमान के बदले मैं अपना सिर काट कर देना पसंद करूंगा। तो देखिए, हर्षवर्धन ने किसकी मांग की? हेनसांग की। तो भास्कर वर्मा ने क्या कहा कि चीनी मेहमान के बदले मैं अपना सिर काट कर भेंट करना पसंद करूंगा। इस प्रकार ये सुन करके हर्षवर्धन क्रोधित हो जाते हैं और उन्होंने संदेश भिजवाया कि आप यदि सिर काट करके देना चाहते हैं तो वो ही भेंट कर दीजिए। इसलिए भास्कर वर्मा उनसे भयभीत हो जाते हैं और हेनसांग को हर्षवर्धन के दरबार में भेजा जाता है। तो 629 ईस्वी में 629 ईस्वी में हेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आए, हर्षवर्धन के दरबार में आए। ध्यान रखना है, हेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में कब आए थे? 629 ईस्वी में। ये पहले चीनी यात्री नहीं हैं, इससे पहले हमने मौर्य काल में अध्ययन कर लिया है। भारत में आने वाले पहले जो चीनी यात्री थे वो थे फाहियान। भारत में आने वाले पहले चीनी यात्री कौन थे? फाहियान। आपको याद होगा वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय आते हैं और ये किसके समय आए थे? हर्षवर्धन के समय। हेनसांग से संबंधित हम एक अलग ही वीडियो बनाएंगे, अभी हम केवल हर्षवर्धन से संबंधित बातों पर अध्ययन कर रहे हैं। इसके बाद हम हेनसांग का एक अलग वीडियो बनाएंगे। हेनसांग और हेनसांग ने भारत के बारे में क्या बताया है उससे संबंधित बातों पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सामान्य बातें हैं, एक दो बार आप इनको रिवाइज कीजिए, इनके नोट्स बनाइए, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद देखिए दोस्तों, हर्षवर्धन में दो बिंदु हो रहे हैं। तो एक तो महामोक्ष परिषद, महामोक्ष परिषद, इसका आयोजन हर्षवर्धन के द्वारा प्रयाग में प्रति 5 वर्ष के बाद किया जाता था। यानी 6वें वर्ष में प्रति 5 वर्ष बाद इसका आयोजन कहाँ किया जाता था? प्रयाग में।
महामोक्ष परिषद का आयोजन प्रति 5 वर्ष बाद यानी 6वें वर्ष में प्रयाग में किया जाता था। और इस दौरान क्या क्या होता है देखिए, सूर्य, शिव और बुद्ध की पूजा की जाती थी। सूर्य, शिव और बुद्ध की पूजा, तो कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि शैव मत के अनुयायी थे। राज तरंगिणी में भी इन्हें शैव मत का अनुयायी बताया गया है और भगवान बुद्ध की भी पूजा किया करते थे। जो 6ठा महामोक्ष परिषद हुआ उसमें हिनसांग शामिल होता है। हिनसांग ने कौन से महामोक्ष परिषद में भाग लिया था? 6वें महामोक्ष परिषद में। इसका आयोजन प्रयाग में प्रति 5 वर्ष बाद यानी 6वें वर्ष में होता था। इस दौरान सूर्य, शिव और बुद्ध की पूजा की जाती थी। हिनसांग 6ठे महामोक्ष परिषद में भाग लेते हैं। ये कितने दिन तक चलता था? 75 दिन तक चलता था। ये लगभग 75 दिन तक चलता था। और इस दौरान दीन दुखियों व अनाथों को धन का वितरण किया जाता था। इस दौरान जो दीन दुखी होते थे, अनाथ होते थे, उनके लिए धन की व्यवस्था की जाती थी, यानी गरीबों को धन का वितरण किया जाता था। और इस दौरान ये जो महामोक्ष परिषद है, क्योंकि संपूर्ण 5 वर्ष बाद हो रहा है, 6ठे वर्ष में हो रहा है, तो संपूर्ण जो संपत्ति थी उसे 4 भागों में डिवाइड कर दिया जाता था। उसकी जो संपूर्ण संपत्ति थी उसे कितने भागों में बांट दिया जाता था? 4 भागों में। 1/4 भाग गरीबों के लिए, 1/4 भाग प्रशासन कार्यों में, 1/4 भाग विद्वानों में और 1/4 भाग धार्मिक कार्यों में बांट दिया जाता था। जो संपूर्ण संपत्ति थी उसका विभाजन 4 भागों में है। तो गरीबों में 1/4 भाग, प्रशासन कार्यों में 1/4 भाग, विद्वानों में 1/4 भाग और धार्मिक कार्यों में 1/4 भाग। इसी प्रकार एक छोटा सा बिंदु है कन्नौज महासभा 643 ईस्वी में। कन्नौज में महासभा का आयोजन कब हुआ? 643 ईस्वी में। इसे बौद्ध धर्म का सम्मेलन भी कहा जाता है। इसे बौद्ध धर्म का सम्मेलन कहा जाता है। इस महासभा में 3000 ब्राह्मण, 3000 बौद्ध भिक्षु और 1000 जैन धर्म से संबंधित व्यक्ति शामिल होते हैं। 3000 ब्राह्मण, 3000 बौद्ध भिक्षु और 1000 जैन धर्म से संबंधित व्यक्ति शामिल होते हैं। ये 23 दिन चला। ये 23 दिन चला। इसके अध्यक्ष कौन थे? हिनसांग। इसके अध्यक्ष कौन थे? हिनसांग। और हिनसांग ने 23 में से 18 दिन तक बौद्ध धर्म की चर्चा की। इसलिए कई किताबों में 23 की जगह 18 दिन भी देखने को मिलता है आपको। लेकिन कई जो कुछ विद्वान हैं वो 23 दिन मानते हैं और कुछ इसे 18 दिन मानने का कारण ये है क्योंकि 23 में से 18 दिन तक केवल और केवल बौद्ध धर्म की चर्चा होती है। इसीलिए लगभग 500 ब्राह्मणों ने इसका विरोध किया था। 500 ब्राह्मणों के द्वारा इस महासभा का विरोध किया गया था। तो एक तो महामोक्ष परिषद प्रयाग और एक कन्नौज महासभा, इनका संबंध किससे हो गया? हर्षवर्धन से। हर्षवर्धन ने नालंदा विहार को 100 गांव दान में दिए थे। नोट, हर्षवर्धन ने नालंदा को गांव दान में दिए। नंबर 2, 647 ईस्वी में हर्षवर्धन का देहांत हो गया। ये निसंतान थे। हर्ष का टीला थानेश्वर में है। हर्ष का टीला थानेश्वर में है। और नंबर 4, हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज पर अर्जुन नामक व्यक्ति ने अधिकार कर लिया। अर्जुन नामक व्यक्ति ने अधिकार कर लिया। तो 647 ईस्वी में हर्षवर्धन का देहांत होता है।
647 से 606 में ये शासक बने थे और 47 में इनका देहांत हुआ, निसंतान देहांत हुआ था। इनका जो टीला है, हर्ष का टीला कहाँ है? थानेश्वर, हरियाणा में। तो ये है हर्षवर्धन से संबंधित महत्वपूर्ण जो भी बिंदु थे उन पे हमने चर्चा की है। और इसके बाद वर्धन वंश का जो अगला वीडियो होगा उसमें हम मुख्य रूप से, स्पेशल रूप से एक तो हर्षवर्धन की चर्चा करेंगे। हर्षवर्धन 629 में आएंगे, 645 में जाते हैं यहाँ से। उनसे संबंधित जो भी गतिविधियाँ हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ, कौन कौन से स्थानों को क्या कहा है, किसे ब्राह्मणों का देश का है, कहाँ पर इसने ये बताया कि यहाँ शूद्र भी शासन करते। तो सारी जो गतिविधियाँ हैं, सारी जो उनकी विशेषताएँ हैं, उन्होंने जो भी यहाँ देखा, जो लिखा है उनसे संबंधित। और एक हर्ष के प्रशासन, समाज, राजनीति, धार्मिक, आर्थिक जीवन से संबंधित जो फैक्ट हैं, केवल फैक्ट टू फैक्ट जो बिंदु हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन पे चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में गुप्तोत्तर काल का जो पहला पार्ट था वर्धन वंश में इतना ही। कल जो हम अगले वीडियो में बात करेंगे, अगला जो चैप्टर होगा उसमें मुख्य रूप से एक तो होगा हेनसांग, चीनी यात्री हेनसांग, जो 629 ईस्वी में हर्षवर्धन के समय आएंगे। हमने भी बात की थी कि भास्कर वर्मा के दरबार में रहते थे, वहाँ से ये हर्षवर्धन के दरबार में आएंगे। उसके बाद हर्षकालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जो भी व्यापार वाणिज्य से संबंधित गतिविधियाँ हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आप निरंतर वीडियो देखते रहें और अपने नोट्स बनाते रहें। सबसे बड़ी बात होगी, आप एक बार नोट्स बना लेंगे तो आपको बार बार वीडियो भी नहीं देखना पड़ेगा और आप उनको बार बार दोहराएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप ज़रूर अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।